बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। अलक़लम एजुकेशन सिस्टम हरियाणा कोट स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से खुश आमदीद। अच्छा बच्चों, आज हमने एफएसी फ़िज़िक्स पार्ट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ना है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गासेस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैपेसिटर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये हमने कवर करने हैं इसी चैप्टर में। ओके, लेट्स डिस्कस इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे कहते हैं? व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़िज़िक्स का वो शाख है जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं एट रेस्ट में इलेक्ट्रिक फोर्सेस के ज़ेरे असर। तो हम इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़िज़िक्स का वो शाख जिसमें हम चार्जेस को साकिन हालत में स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस के ज़ेरे असर। ठीक है, अभी आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपल्स अदर बॉडीज़। ये एक बॉडी की हैसियत है जो एक बॉडी को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है या रिपल करता है। चार्ज इटसेल्फ एक पार्टिकल नहीं है। ये पॉइंट आप लोग याद रखें कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक पार्टिकल नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक खासियत है एक चार्ज का जो एक बॉडी को अट्रैक्ट करता है और या रिपल करता है। ठीक है, तो कि इन 1600 AD गिलबर्ट showed some bodies rubbed acquire the property of attraction। 1600 में AD गिलबर्ट ने ये शो किया कि जब हम किसी बॉडीज़ को रगड़ते हैं तो उसी के नतीजे में क्या पैदा होता है? अट्रैक्शन या रिपल्शन पैदा होता है। लाइक चार्जेस विल रिपल ईच अदर। हमारे पास जो लाइक चार्जेस होंगे, जो सेम चार्जेस है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। इधर आप लोग इस डायग्राम को देख लें, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। सिमिलरली नेगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर। नेगेटिव एंड नेगेटिव देख ले आप लोग। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो चार्जेस सेम नहीं है उन पर चार्ज सेम नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को खींच रहे हैं। इट्स यूनिट इज़ कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास चार्ज एक पार्टिकल नहीं है, ये पार्टिकल का ये क्या है? एक खासियत है जो एक बॉडी को अट्रैक्ट करता है या एक बॉडी को रिपल करता है। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कैसे कहते हैं? ठीक है, तो इससे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप लोगों को पहले करवाऊँ, फिर इसके डिफिनीशन की तरफ आएंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। हमारे पास दो चार्जेस है विच अट्रैक्ट एंड रिपल ईच अदर विद अ फोर्स नोन एज फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। हमारे पास दो चार्जेस के दो अक़साम है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, बाहमी फोर्स हम उनको कहते हैं। कूलम यूज टॉर्शन अपरेटस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स। इस फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को फाइंड करने के लिए, मालूम करने के लिए, मुआयना करने के लिए कूलम ने एक अपरेटस एक इस्तेमाल किया, उसे हम टॉर्शन अपरेटस कहते हैं। एक डिवाइस, एक आला इस्तेमाल किया इस फोर्स के वैल्यू को मालूम करने के लिए और उस फोर्स को कूलम ने फिर बाद में क्या नाम दिया? कूलम्स लॉ। लेट्स मूव टुवर्ड्स कूलम लॉ के डिफिनीशन की तरफ। कूलम लॉ का स्टेटमेंट क्या है? कूलम लॉ क्या कहता है? कूलम लॉ हमें ये कहता है कि फ़र्ज़ करें दो चार्जेस हैं, इन दो चार्जेस
का जो आपस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इन आपस में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके आपस में जो फासला है उनके स्क्वायर का आपस में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स इंग्लिश डिफिनीशन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two charges is directly proportional to the product of their magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रहा हो तो दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगा, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रहा हो तो दूसरा क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होगा। तो हम इसको क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, चार्जेस का जो मकदार है, उनके प्रोडक्ट, उनके ज़रब करने के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रहा हो तो दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। ये हमें कौन कहता है? कूलम्स लॉ हमें कहता है, ठीक है। अभी मैथमेटिकली जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ डिफिनीशन में क्लियर कर दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, तो आप लोग यहाँ पर देख लें F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय व्हाट? R स्क्वायर। हम इन दोनों को मिला लेते हैं, देख लें लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है तो हमने F ले लिया। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम जब रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, उसको हमने क्या नाम दिया? K। F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हमारे पास कूलम्स लॉ का ये मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गया, ठीक है। जब हम किसी फोर्स का जो आपस में जो मुख्तलिफ चार्जेस के दरमियान फोर्स होता है उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम कूलम्स लॉ का ये फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, F इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम फोर्स। यहाँ पर जो मैंने F मालूम किया, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम फोर्स। हियर K इज़ कूलम कांस्टेंट। इस K को हम क्या कहते हैं? कूलम कांस्टेंट। ओके, इसका वैल्यू क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर है? 9 क्रॉस 10⁻⁹। यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, मैंने नहीं लिखा है, तो आप लोग यहाँ पर 10 के ऊपर 9 लिख ले, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है? ये आप लोगों ने याद रखना है, ये अक्सर MCQs में भी आता है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। द वैल्यू आपके हमारे पास क्या है? इसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है? 9 क्रॉस 10⁻⁹। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ये भी मच मोर इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और MCQs के लिहाज से भी आप लोगों ने ये नोट करना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ K किस चीज़ पर डिपेंड? नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। हमारे पास दो चार्जेस के बीच में, ये मेरे पास प्लस चार्ज है और ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में जो मीडियम है K हमारे पास इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच F, Q एंड R आर मेजर। अच्छा, हियर एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पर देख लें, यहाँ पर 3-4 MCQs आप लोगों के कवर होते हैं। पहला क्या है? वैल्यू ऑफ K। वैल्यू ऑफ K आप लोगों ने याद 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, K डिपेंडेंसी किस चीज़ पर है? नेचर ऑफ मीडियम। मच मोर इम्पॉर्टेंट, आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तीसरा MCQs क्या है? एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप लोगों ने ये वैल्यू भी याद रखना है। अभी आप लोगों के जहन में ये कन्फ्यूजन होगा कि ये एप्सिलॉन नॉट है क्या चीज़? इसको हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी, परमिशन टू एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर ऑफ वन पार्टिकल और अनदर पार्टिकल। यहाँ पर जो मीडियम है, ठीक है, ये परमिशन देता है कि आपने कितना फोर्स अप्लाई करना है। अगर पॉजिटिव ने अप्लाई करना है नेगेटिव पर और नेगेटिव ने अप्लाई करना है पॉजिटिव पर, ये परमिशन देता है कि कितना फोर्स अप्लाई करना है। अगर इनके बीच में एयर है तो और परमिशन देता है, अगर इनके बीच में रबर है तो और परमिशन देता है, अगर इनके बीच में वाटर है तो और परमिशन देता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? परमिटिविटी। और सिंपली एप्सिलॉन नॉट क्या है? जब दोनों चार्जेस के बीच में हमारे पास एयर हो या वैक्यूम हो। ओके, ये तो हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म डिस्कस किया कूलम्स लॉ का, ठीक है। अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करने से पहले ये ज़रा आप लोग इस डायग्राम को देख लें। पहले हम इस डायग्राम पे बात करेंगे। जब हम इस डायग्राम पे बात करेंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन सिंपली समझ में आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पर दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास Q2 है। यहाँ पर ये कौन सा फोर्स अप्लाई है? F21 का क्या मतलब है? F21 का मतलब ये है कि Q2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है कौन? Q1, ठीक है। और आप लोग इस डायरेक्शन को देख ले, एक यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। और ये सिर्फ हम डायरेक्शन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर F21 है तो यहाँ पर क्या आएगा? R21। ओके, तो आप ये आ जाए देख ले F21, इसके ऊपर मैंने एरो लगाया है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। और ये यूनिट वेक्टर है R21, ठीक है। सिमिलरली ये देख ले, अब इस केस में मैंने क्या किया है? यहाँ पर Q2 फोर्स अप्लाई कर रहा है Q1 पर, ठीक है। तो F12 मैंने लगाया, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अभी आप लोग देख लें, यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई है तो R21 यूनिट डायरेक्शन ये है और यहाँ पर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ये है। दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। R21 इज इक्वल टू माइनस R12। ओके, अब इस इक्वेशन की तरफ आ जाए। F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो R21 की जगह मैंने क्या लगाया? माइनस R12। क्लियर? अभी इस माइनस को हमने बाहर निकालना है। देखो यहाँ पर मैंने बाहर लगा लिया, ठीक है। माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R12, ठीक है। तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? ओके, यहाँ पर ये आप लोग देख ले, माइनस K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर इंटू R12, ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? आप लोग देख ले, F12 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जगह मैंने क्या लगाया? F12 और माइनस अपनी जगह आ गया, ठीक है। आप लोग देख ले, F21 इज इक्वल टू माइनस F12। हम ये चार्ज Q1 जो फोर्स अप्लाई कर रहा है चार्ज Q2 पर, ठीक है, ये अपोजिट, ये सेम मैग्नीट्यूड में होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। F12 माइनस साइन का क्या मतलब? बट इन अपोजिट डायरेक्शन। आप लोग यहाँ पर देख ले, सेम फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। म्यूचुअल फोर्स एट अ टाइम। म्यूचुअल फोर्स का क्या मतलब है? म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि एट अ टाइम दोनों चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये नहीं है कि Q1 स्टॉप हो जाएगा फोर्स अप्लाई करने से और Q2 फोर्स अप्लाई करेगा, नहीं, ये बात नहीं है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि Q1 भी फोर्स अप्लाई कर रहा है और Q2 भी फोर्स अप्लाई कर रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम फोर्स। और आप लोग यहाँ पर भी देख लें, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्शन है और यहाँ पर ये डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एंट्री टेस्ट, 180 का एंगल दोनों बनाएंगे, ठीक है।
यहाँ पर देखें हेंस कूलम फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया म्यूचुअल फोर्स का क्या मतलब है कि एट अ टाइम दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। व्हेन Q1 exert a force on Q2 then Q2 will exert same force but in opposite direction। ओके, अभी आते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस। हमारे पास चार्जेस है, इसके बीच में जो मीडियम है, इस मीडियम का क्या असर होगा दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है उसी पर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि K इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी ये चलो ये तो वैक्यूम के लिए या एयर के लिए जब दो चार्जेस के बीच में हो। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास कोई और मीडियम हमने डाला, मिसाल का रबर, ग्लास, वाटर, एयर एट्सेट्रा, तो फिर इसके लिए हम क्या एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या चीज़? रिलेटिव परमिटिविटी। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि रिलेटिव परमिटिविटी का क्या मतलब है कि दोनों चार्जेस को ये परमिशन देता है कि फोर्स कैसे अप्लाई करना है, कितना फोर्स अप्लाई करना है। अगर हम यहाँ पर रबर डालें या यहाँ पर वाटर डालें तो वो परमिशन देगा कितना फोर्स अप्लाई करना है एक दूसरे के ऊपर। क्लियर? एफ डैश इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन। इससे पहले हमने ये डिस्कस किया एफ की वैल्यू किस चीज़ के बराबर, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एफ डैश है, एफ डैश का मतलब है कि यहाँ पर हमने एक मटीरियल या एक मीडियम हमने रखा दो चार्जेस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी फोर्स मालूम करना है। ठीक है, तो फोर्स कैसे आएगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अभी आप लोग देख ले, मैंने एप्सिलॉन आर को अलग किया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपनी जगह आ गया। अगर आप लोग ये देख ले, ये एफ के बराबर है फ्री स्पेस। ठीक है, और ये ई आर अपनी जगह आ गया, फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइड बाई ई आर। आप लोग देख ले एफ डिवाइडेड बाई एफ डैश, इट्स वैल्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अच्छा, आप लोग यहाँ पर देख ले कि ये मेरे पास दो चार्जेस हैं, पहले ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करे, यहाँ पर कोई चीज़ बीच में नहीं था। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बीच में कोई चीज़ रखूँ या कोई मटेरियल रखूँ तो यहाँ पर इस चार्ज का जो असर है फोर्स का इस चार्ज पर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्री स्पेस में जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा, और अगर मटेरियल रखे हम इसके बीच में तो फोर्स कम होगा। जब हमारे पास हर कंडीशन में ये फोर्स ज़्यादा होगा और ये कम होगा तो ऑटोमेटिकली इस ई आर एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होगा, या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमारे पास हमेशा वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। ये क्या होगा, 1 से। ये भी MCQs एंट्री टेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव परमिटिविटी या एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 1 से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एफ फ्री स्पेस दो चार्जेस के बीच में, क्योंकि फ्री स्पेस होता है तो फोर्स ज़्यादा होता है। जब हम कोई मटेरियल दो चार्जेस के बीच में डालें तो फोर्स कम होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वैल्यू ज़्यादा आएगी। और ये हमारे पास यूनिटलेस है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी फोर्स है और यहाँ पर भी फोर्स है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, यहाँ पर भी न्यूटन है। न्यूटन एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये यूनिटलेस होगा। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहते हैं, आप लोगों ने इसे कैसे डिफाइन करना है। ठीक है, इट इज़ द रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्ज व्हेन देयर इज अ फ्री स्पेस बिटवीन देम। रेशो ऑफ टू फोर्सेज है, रेशो ऑफ टू फोर्सेज है। एक है जो फ्री स्पेस का फोर्स है और एक जब हम मटेरियल बीच में रखें। ठीक है, द रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज व्हेन देयर इज अ फ्री स्पेस बिटवीन देम टू द फोर्स व्हेन देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक प्लेस बिटवीन देम। ओके, फील्ड ऑफ फोर्स, फील्ड ऑफ फोर्स कैसे कहते हैं, the region or space around a charge within which it exert electric force on other charge is called electric field or field of force। एक चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द मिसाल के तौर पर हम एक दूसरे चार्ज को रखें और वो चार्ज एक्सपीरियंस करें, फील करें, महसूस करें
कि उस पर कोई उस फील्ड का असर हो रहा है तो वो एरिया हमारे पास क्या कहलाएगा, फील्ड ऑफ फोर्स या फील्ड रीजन। ठीक है, द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज, रीजन या स्पेस एक चार्ज के जो अराउंड है, विद इन विच जिसमें इट एक्सर्ट ये लगाता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज दूसरे चार्ज पर, तो हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड ऑफ फोर्स। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे कहते हैं। ठीक है, अगर एक चार्ज पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो उस पर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आप लोगों ने ये डिफ्रेंशिएट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फ़र्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये एक रीजन है एक चार्ज के इर्द गिर्द जिसमें दूसरा चार्ज इस चार्ज का इफ़ेक्ट महसूस कर रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है कि वो चार्ज कितना फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है। तो द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस एट अ पॉइंट विद इन द फील्ड, अगर एक फील्ड में हमने एक चार्ज को रखा और इस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, मैथमेटिकली ये इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और आप लोगों को पता है कि फोर्स की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, क्यों का मतलब ये है, अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर आपने पहले कूलम लॉ में क्यों 1 क्यों 2 लिखा था, यहाँ पर आपने क्यों लिखा है और क्यों नॉट लिखा है। क्यों का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके फील्ड में हमने एक दूसरा चार्ज ले आया, उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज का डिफिनीशन मैंने लिखा हुआ, ये बाद में आएगा, मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने क्यों नॉट लिखा, क्योंकि ये एक टेस्ट चार्ज है और ये एक ओरिजिनल चार्ज है और इनके बीच में जो फासला है आर स्क्वायर है और इनके बीच में जो मीडियम है क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये 1 डिवाइड बाई क्यू नॉट हमारे पास आ गया, ये क्यू नॉट ये देख ले, ये क्यू नॉट ये आ गया और बाकी एफ की वैल्यू मैंने लगा ली है। ठीक है, तो आप लोग देख ले, ये क्यू नॉट एक दूसरे के साथ क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस इक्वेशन की तरफ देख लें कि एक चार्ज अगर पड़ा हुआ है एक दूसरे चार्ज की विसिनिटी में, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर रहा है, फील्ड कर रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर, सॉरी, ओके, ये स्केलर फॉर्म आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ओके, ये देख ले, यूनिट वेक्टर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो हमने इस पर क्या लगाया है, इसके ऊपर एरो लगा लिया। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आर यूनिट वेक्टर आ गया। ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि आर यूनिट वेक्टर किस चीज़ के बराबर है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख ले कि यहाँ पर आर की जगह मैंने आर डिवाइडेड बाई आर पुट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर इक्वलिटी साइन मैंने लगाया, आप लोग ये रिमूव करें, यहाँ पर आर डिवाइडेड बाई आर यूनिट वेक्टर की जगह लगा लें। ठीक है, जब हम आर डिवाइड बाई आर लगाएंगे, मच मोर इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आप लोगों ने बहुत याद रखना है। ठीक है, ये इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब, और यहाँ अगर आर के ऊपर एरो हो तो हमारे पास आर क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आर कैप लगा लूँ, आर जिस तरह मैंने यहाँ पर लगाया है, ये दोनों चुनके सेम ही है, ये भी सेम है, मगर यहाँ पर आर एरो मैंने लगाया है, यहाँ पर मैंने आर यूनिट वेक्टर मैंने लगाया है। ठीक है, तो क्या करना है, तो ये दोनों सेम ही है, मगर ये आर डिवाइडेड बाई आर की जो वैल्यू है मैंने यहाँ पर लगा ले, तो ये और ये दोनों सेम है। अगर आप लोगों को MCQs में आ जाए कि ये की वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, तो 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू आर कैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब इनटू एरो। ठीक है, ये इसका यूनिट क्या है, यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स,
वो हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह।